हमारा छोटा सा 4 लोगों का खुशहाल परिवार था। माँ पापा, भैया और उन सबके लाडली मैं, मीनाक्षी। पापा बहुत ही अनुशासन प्रिय व सख्त स्वभाव के थे, पर जब मैं हट करती तो सारी सख्ती भूल जाते। माँ बहुत ही सीधी, शांत व सरल स्वभाव की थी। जब कभी डांटती भी तो ऐसा लगता जैसे थपकी देकर लोरी सुना रही हो। मैं जोर से हंस देती। क्या माँ, कम से कम गुस्सा तो ठीक से किया करो। वह मुस्कुराकर शांत हो जाती। भैया की तो मैं जान थी। वह मेरी हर जिद पूरी करते। कुल मिलाकर पूरा घर मेरी फरमाइशें पूरी करने में लगा रहता। मेरी बीए की परीक्षाएं समाप्त हुई और बुआ फूफा ने मेरी शादी का जिक्र छेड़ दिया। फूफा जी ने अपने ही विभाग का एक लड़का बताया। उन्होंने पूरे विश्वास से कहा, मैं इस लड़के की गारंटी लेता हूँ। साल भर से ये लड़का हमारे पड़ोस में रहता है। हमारे यहाँ तो रोज का उठना बैठना है। लड़का इंजीनियर होने के साथ साथ देखने में सुंदर, बाका जवान और बहुत ही सज्जन व संस्कारी है। मीनू के लिए इससे अच्छा वर नहीं मिलेगा। पापा ने मेरी तरफ देखा और मैंने पलकें झुका ली। पिछले जाड़े की छुट्टियों में बुआ के पास कानपुर गई थी। वह मेरी मुलाकात गौतम से हुई। देखने में वह बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह था। उसका आकर्षक व्यक्तित्व मेरे दिल में कुछ कुछ कर गया। ऐसा नहीं था कि मुझे उससे प्यार हो गया। यह केवल एक आकर्षण मात्र ही था। घर वापस आने के कुछ दिनों बाद ही समाप्त भी हो गया। पापा ने माँ और भाई से सलाह की। सभी को फूफा जी के पसंद और समझ पर पूरा भरोसा था। माँ ने मेरा विचार पूछा। देख, हमें तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तेरी क्या मर्जी है? हम तेरी सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। मन तो किया कि तुरंत हाँ कर दूं, पर इतने लोगों के बीच में चुप रहना ही उचित था। मैंने गर्दन झुकाकर मुख सहमति दे दी। गौतम के माँ पापा बनारस में रहते थे। एक हफ्ते बाद वह कानपुर आने वाले थे। बुआ ने कहा, मैं पहले गौतम के विचार जान लूं, फिर आप लोग आकर उसके माँ बाप से मिल लेना। 2 दिन बाद बुआ फूफा वापस अपने घर चले गए। मेरे दिल में दुख दुख मची थी कि गौतम क्या जवाब देगा। बुआ ने उसी रात गौतम को खाने पर बुलाया और रिश्ते की बात छेड़ दी। उसने झिझकते हुए कहा, आप यदि माँ पापा से बात कर लेते तो बेहतर रहेगा। बुआ मुस्कुराकर बोली, उनसे तो करेंगे ही, पर पहले हम तुम्हारे विचार तो जान लें। गौतम ने अपनी तरफ से हाँ कर दी। साथ ही उसने कहा कि आखिरी फैसला मेरे माँ पापा का ही होगा। बुआ ने फोन करके हमें वहाँ बुला लिया। मैं बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे सपनों का राजकुमार यथार्थ में मिलने वाला हो। गौतम के माँ पापा से मुलाकात हुई। उसकी माँ काफ़ी तेज लगी। लगातार बोलती रही, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पर घर का काम तो कर लेती हो ना। पर गौतम को तरह तरह के व्यंजन खाने का शौक है। हम बहुओं से नौकरी नहीं कराते। नौकरी का विचार भी मन में ना लाना। पापा बहुत ही सीधे, शांत व सज्जन व्यक्ति लगे, बिल्कुल गौतम की तरह। अगले दिन जब हम वहाँ से वापस आने लगे तो माँ ने बुआ से कहा, गौतम की माँ काफ़ी तेज है। मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। बुआ बोली, माँ को छोड़ो, लड़का तो हीरा है हीरा। ज़्यादा सोचो मत और मन पक्का कर लो। हमारे लखनऊ पहुँचते ही बुआ का फ़ोन आ गया। भाई, बधाई हो, सोने के कंगन लूँगी। उन लोगों ने हाँ कर दी है। इस इतवार को वह लोग लखनऊ आकर सगाई करना चाहते हैं। पापा बोले, तुमको भी बधाई हो। अरे कंगन क्या, जो चाहे ले लो, सब कुछ तुम्हारा ही है। बुआ से बात करके पापा अत्यधिक प्रसन्न लग रहे थे। माँ की खुशी कुछ फीकी सी थी। मैं समझ गई कि वह गौतम की माँ को लेकर परेशान है। मैंने उन्हें गले लगाते हुए कहा, चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। उन्होंने मेरे चेहरे पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, तू तो खुश है ना? मैंने शर्माकर कहा, हाँ बहुत, और उनके गले लग गई। गौतम अपने माँ पापा के साथ हमारे घर आए। बुआ फूफा पहले आ गए थे। सगाई की रस्म संपन्न हुई। बुआ ने मुझे और गौतम को छत पर भेज दिया ताकि हम कुछ वक्त साथ में मिल जाएं। हमारे बीच कुछ औपचारिक बातें हुई। तभी बुआ ने आवाज़ लगाकर हमें नीचे बुलाया। 2 महीने बाद की तारीख तय हुई थी। बुआ ने खुश होकर कहा, जल्द ही तो मेरी पड़ोसन बन जाएगी। सगाई से शादी के बीच अक्सर गौतम के फ़ोन आते और हम देर तक बातें करते रहते। हम एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान गए थे।
धीरे धीरे हम दोस्त बन रहे थे। शादी के बाद करीब 10 दिन में अपने ससुराल में रही। गौतम की माँ बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसे कि पहली मुलाकात में लगी। एक दिन उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपने पास बिठाकर कहा, देखो बेटी, गौतम मेरा इकलौता बेटा है, मेरा सब कुछ, और अब तुम्हारा भी। जितना प्यार मैं उससे करती हूँ उतना ही तुम भी करोगी। जब हम दोनों के संबंध अच्छे होंगे तभी वह खुश रहेगा। हम दोनों का यही प्रयास होना चाहिए कि वह हमेशा खुश रहे। मैंने उनसे कहा, माँ जी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप भरोसा रखें। वह खुश होकर बोली, तो फिर लोगों गले। मैं उनके गले लग गई और हम दोनों को ही आंखें नम हो गई। अब हम कानपुर आ गए। बुआ ने बड़े प्यार से हमारा स्वागत किया। उन्होंने मुझे घर व्यवस्थित करने में मदद की। जब तक हमारा घर पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हो गया, हम बुआ के घर पर ही खाना खाते रहे। एक दिन बुआ ने बताया कि फूफा का स्थानांतरण झांसी हो गया है। वह लोग हफ्ते भर में ही यहाँ से जाने वाले हैं। एक हफ्ते बाद बुआ चली गई। उनके यहाँ रहने से नई जगह पर समंजन बैठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। मैं और गौतम उन्हें छोड़ने गई। चलते समय में बुआ के गले लगकर रो पड़ी। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह प्यार से मेरे सर पर हाथ फिराते हुए बोली, दोनों लोग अच्छे से रहना। गौतम बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। गौतम के साथ मेरी जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार व मान दिया, साथ ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। मैंने उनकी सलाह मानकर एमए का प्राइवेट फार्म भी भर दिया। जल्दी भाई की शादी भी तय हो गई। 6 महीने बाद का मुहूर्त निकला। भाभी मुझे बहुत पसंद आई। उनसे मिलकर ही मुझे समझ आ गया कि हमारी बहुत पटने वाली है। 6 महीने पलक झपकते ही निकल गए और एक हफ्ते पहले ही हम वहाँ पहुँच गए। धीरे धीरे घर मेहमानों से भरने लगा। 3-4 दिन पहले बुआ फूफा भी आ गए। मैंने खुश होकर बुआ को गले लगा लिया। उन्होंने धीरे से कान में पूछा, कोई खुशखबरी नहीं सुना रही? मैं शर्मा गई। फिर तो जैसे इस प्रश्न का सिलसिला ही चल पड़ा। भाई की शादी हो गई और हमारे परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया। सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। हम भी वापस कानपुर आ गए। मैंने गौतम को बताया कि सभी रिश्तेदारों की जुबान पर एक ही प्रश्न था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अभी इसके लिए जल्दी है, पहले एमए तो पूरा कर लो। शादी से आए हुए हमें अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि माँ ने फ़ोन पर बताया, तुम बुआ बनने वाली हो। मैं खुशी से झूम उठी। परीक्षा समाप्त होते ही माँ के पास पहुँच गई। इस बार तो माँ ने भी पूछ लिया, तू कब सुना रही है खुशखबरी? मैं पहले से तैयार थी। मैंने झट से कह दिया, पढ़ाई पूरी होने तक हम दोनों ही बच्चा नहीं चाहते। इन 15 दिनों में मेरे और भाभी के बीच काफ़ी गहरा रिश्ता बन गया। मेरी फरमाइशें पूरी करने में भाभी तो भाई से भी 4 कदम आगे थी। वहाँ से वापस आने के बाद हम अक्सर फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करते। अब माँ और भाई से ज़्यादा मेरी भाभी से बातें होने लगी थी। मेरा एमए प्रथम वर्ष का रिजल्ट आ गया। मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। गौतम काफ़ी खुश थे। वह चाहते थे कि मैं एमए पूरा करने के बाद बीएड करूं। नौकरी करना ना करना उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया था। उनका कहना था कि हर किसी के पास ऐसी डिग्री होनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वह नौकरी कर सके। मैंने दूसरे साल का भी फार्म भर दिया। एक दिन सुबह सुबह भाई का फ़ोन आया, तू बुआ बन गई है, बेटा हुआ है, जल्दी से आ जा। भाई की आवाज़ में खुशी की खनक साफ सुनाई दे रही थी। हम तुरंत लखनऊ पहुंच गए। भतीजे को गोद में उठाकर मैं फूले नहीं समा रही थी। हफ्ते भर बाद हम वापस कानपुर आ गए। मेरा मन मेरे भतीजे के पास ही अटका रहा। मैं हर महीने 2-3 दिन के लिए जाकर उसे मिल आती। मेरी परीक्षाएं नज़दीक आ गई थी, इसलिए मैं सब कुछ भूलकर तैयारी में जुट गई। परीक्षाएं समाप्त होते ही मैं लंबा प्रोग्राम बनाकर अपने भतीजे के पास पहुंच गई। सारा दिन मैं उसके आसपास ही मंडराती रहती। उसके साथ वक्त बिताकर मेरे अंदर की माँ जाग रही थी। मैं माँ बनना चाहती थी। ये मेरा सपना था कि मैं एक आदर्श पत्नी और एक अच्छी माँ बनूं। नौकरी करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे। अब की बार जब माँ जी आई तो उन्होंने कहा, बहुत पढ़ाई लिखाई हो गई, अब तो हम दादी बनना चाहते हैं। एमए का परीक्षा कल आने के बाद गौतम बीएड का फार्म ले आए। मैंने कुछ झिझकते हुए कहा, नौकरी करने का विचार
मेरा कभी से नहीं था और माँ जी भी नहीं चाहती कि मैं नौकरी करूं। हम दोनों कुछ और ही चाहते हैं। गौतम मुस्कुराकर बोले, मैं भी वही चाहता हूँ। भाई ने बेटे की पहली सालगिरह पर एक शानदार वक्त दावत का आयोजन किया। मैं और गौतम भी दावत में गए। बुआ जी वहाँ पहले ही आई हुई थी। मुझे घूर कर देखते हुए बोली, तू अभी तक सोनी गोद लेकर घूम रही है और देख तेरी भाभी के दूसरा आने वाला है। बुआ जी की कड़वी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आश्चर्य से भाभी की ओर देखा। भाभी ने हाँ करते हुए गर्दन झुका ली। मैंने अपने को संभाला और भाभी को गले लगाते हुए कहा, बधाई हो भाभी, अब की तो मुझे भतीजी चाहिए। महीने पर महीने बीतने लगे। मेरे घर आशा की कोई किरण नहीं चमकी। जब भी मैं उदास होती, गौतम मेरा मनोबल बढ़ाते। एक बार फिर भाई का फोन आया, बेटी हुई है, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। भाई की आवाज में कई एक उदासी थी। मैं जानती थी कि वह उदासी बेटी होने की नहीं थी। बेटी को तो वह बेटे से भी ज्यादा प्यार करने वाले थे। यह उदासी मेरे लिए थी। मेरी शादी उनकी शादी से पहले हुई थी, पर मेरा आंगन अभी तक खाली था। अस्पताल पहुंचकर मैंने भतीजी को भाई की गोद में देते हुए कहा, अब मेरी जगह इसको दे दो। भाई ने उसे झूले में उल्टा दिया। मुझे सीने से लगाकर बोले, तेरी जगह तो पूरी दुनिया में कोई नहीं ले सकता। भाई का गला रूंध गया और आंखें नम हो गई। मैंने अपने को संभाला। खुशी के मौके पर भावुक होना उचित नहीं था। अकेले में माँ ने मुझसे कहा, डॉक्टर को दिखा ले, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक फीकी सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दी। एक दिन गौतम ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, तुम बीएड का फार्म भर दो, कोई खुशी खबरी होगी तो बीच में ही छोड़ देना। सारा दिन खाली बैठकर क्या करोगी? व्यस्त रहोगी तो मन भी अच्छा रहेगा। मैंने आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ जी से क्या कहूँगी? गौतम बोले, तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूँगा। मुझे गौतम की बात समझ आ गई। ये कहकर वह गौतम कमरे में चले गए। चाय लेकर जब मैं कमरे में पहुंची तो गौतम बहुत गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रहे थे। दूसरी शादी कर लूं? माँ, कमी मुझ में है, उसमें नहीं। आप ऐसा करें, उसकी दूसरी शादी करा दे। मैं वही ठिठक गई। यानी कि रिपोर्ट आ गई है। गौतम ने मुझसे झूठ क्यों बोला? माँ को बताने से पहले मुझे बताना चाहिए था। वहाँ क्यों खड़ी हो? चाय, चलो चाय पीते हैं। गौतम की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपने झूठ क्यों कहा? सब ठीक हो जाएगा ना? गौतम ने मुझे सीने से लगा लिया। मेरा विश्वास करो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अब हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। कई महीने बीत गए। एक दिन गौतम की अलमारी साफ करते हुए मुझे जो रिपोर्ट मिल गई। शाम को जब वह घर आए तब मैंने रिपोर्ट उनके सामने रखते हुए कहा, मैं माँ जी को फ़ोन करके सच बताने जा रही हूँ ताकि वह आपकी दूसरी शादी करा दे। गौतम ने गुस्से में फ़ोन छीनते हुए कहा, आज के बाद ये बात भूलकर भी न करना। वादा करो कि तुम रिपोर्ट की सच्चाई कभी किसी को नहीं बताओगी। मैंने सिसका लेते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी कमी को अपनी क्यों कह रहे हैं? गौतम ने पानी का गिलास मुझे पकड़ाते हुए कहा, रिपोर्ट की सच्चाई जानते ही सब मुझे दूसरी शादी की सलाह देंगे। मुझ पर हर समय दबाव डालेंगे। तुमको उल्टी सीधी बातें कहेंगे जो जो कि मुझे मंजूर नहीं होगा। मैं पुरुष हूँ, इसलिए सबकी जुबान खामोश रहेगी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मुझसे वादा मांगा कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैंने बेमन से उनका हाथ थाम लिया। मेरे लिए वक़्त जैसे थम गया था, पर सच तो ये था कि समय बहुत तेज़ी से चल रहा था। मेरी भतीजी 2 साल की हो गई थी और भाभी एक बार फिर माँ बनने वाली थी। माँ बहुत बीमार थी। उसे देखने के लिए मैं लखनऊ गई। इस बार भाभी के चेहरे पर वह चमक नहीं दिखाई दी जो पहले 2 बार थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी सब ठीक है ना? भाभी उदास होकर बोली, मैं तो तीसरा बच्चा बिल्कुल नहीं चाहती थी। 3 3 बच्चे पालना कोई आसान ना होगा। यदि लड़का हुआ तो फिर भी ठीक है, यदि लड़की हो गई तो क्या होगा? तुम्हारे भैया की कमाई में 2 2 लड़कियों को पार लगाना मुमकिन नहीं। मैंने प्यार से भाभी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, भाभी यदि लड़की हो तो आप मुझे दे देना।
भाभी ने मुस्कुराकर कहा, अरे लड़का हो या लड़की, आपका ही है। मैंने महसूस किया कि वह बच्चे का सारा काम खुद ही करने की कोशिश कर रही है। कई बार वह अप्रत्यक्ष रूप से यह भी एहसास दिलाती कि वह बच्चे की माँ है। मैंने भाभी से पूछा, भाभी गुड़िया मुझे दोगी ना? उन्होंने दबी जबान से कहा, आपकी ही है। मैं समझ गई, भाभी का लगाव बच्चे के लिए बढ़ रहा है। मैं जल्द से जल्द बच्चे को यहाँ से ले जाना चाहती थी। माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि पूजा के बाद ही हम उसे ले जा सकेंगे। पूजा के एक दिन पहले गौतम भी आ गए। बच्चे के लिए हम दोनों ही काफ़ी उत्सुक थे। मैंने सभी लोगों के बीच कहा, मैं और गौतम चाहते हैं कि पूजा में गुड़िया के साथ हम दोनों बैठे। माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि पूजा में तो भाई भाभी ही बैठेंगे, उसके बाद वह तुम्हें सौंप देंगे। भाभी कुछ आक्रामक होते हुए बोली, गुड़िया अभी बहुत छोटी है, उसे अपनी माँ की ज़रूरत है। वहाँ उपस्थित सभी लोग भाभी का ये रूप देखकर दंग रह गए। मैंने भाभी को प्यार से सहलाते हुए कहा, भाभी मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। भाभी गुस्से में बोली, डॉक्टर से ज़्यादा उसकी माँ को पता है। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, हाँ तो उसकी माँ ही तो कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है। भाभी गुस्से में चीखते हुए बोली, सिर्फ माँ कह देने से कोई माँ नहीं बन जाता, जान पर खेलकर उसे जन्म देना पड़ता है, दूध पिलाकर पालना पड़ता है। मैंने धैर्य रखते हुए विनम्रतापूर्वक भाभी से कहा, आप परेशान ना हो, हम गुड़िया को 2-3 दिन रुक कर ले जाएंगे। भाभी का गुस्सा अभी भी साथ में आसमान पर था। 2-3 दिन में क्या उसे अपनी माँ की जरूरत नहीं रहेगी? मैं बच्चा नहीं दूंगी, आप जब चाहे यहाँ आकर इसे खिला सकती हैं। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि गौतम ने मुझे संभाल लिया। मैंने आंखों में आंसू भरकर गौतम की ओर देखा, उनकी भी आंखें नम थी। मुझे लगा इस समय भाभी से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, मैं कल सुबह उनसे बात करूंगी। गौतम भाभी की बातों से काफी आहत थे। उन्होंने कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। हम बच्चे के लिए पूरी तरह मन बना चुके थे। लगातार उसके साथ रहने की वजह से मेरा उससे काफ़ी लगाव भी हो गया था। अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी। सुबह मैंने भाभी के कमरे में जाकर कहा, भाभी आप बताएं कि हम गुड़िया को कब ले जा सकते हैं? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कभी नहीं। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐसे ना कहो भाभी, मैं गुड़िया के बिना मर जाऊंगी। भाभी ने तेज आवाज में कहा, महीने भर उसके साथ रहकर आप मर जाएंगी। मेरे बारे में सोचिए, मेरा क्या होगा? यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? मैंने हाथ जोड़कर भाभी से कहा, मैंने आपसे बार बार पूछा था, आपने हर बार हाँ कहा। अब आप अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती। भाभी कटाक्ष करते हुए बोली, मैं कहाँ पीछे हट रही हूँ? मैं आज भी कह रही हूँ कि आपकी ही है, पर एक भतीजी के रूप में। यदि आप मेरा और मेरे बच्चों का भला चाहती हैं तो इस बात को यहीं भूलकर वापस अपने घर चले जाइए। मैं भाभी का व्यवहार देखकर दंग थी। मैंने गुड़िया के सर पर हाथ फिराया और चुपचाप वहां से चली आई। पीछे से भाभी ने चीखते हुए कहा, जब तक आपके सिर से बच्चे का बोझ न उतर जाए तब तक कृपा करके यहाँ ना आइएगा। आंखों में आंसू लिए मैं कमरे से बाहर आई तो दरवाजे पर गौतम और उनके पीछे भाई व माँ खड़े थे। गौतम ने मेरा हाथ पकड़ा और सूटकेस लेकर वह चल दिए। भाई ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। गौतम ने हाथ जोड़कर माँ और भाई से विदा ली। मैं एक जिंदा लाश की तरह उनके साथ चल दी। मेरी आंखों में आंसू थे, पर एक भी आंसू बाहर नहीं आया। भाई और माँ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह हमें रोकते। मुझे वापस आए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। मैं ना रोती, ना बोलती और ना ही ठीक से खाती पीती। मुझे गुड़िया से बहुत लगाव हो गया था। मैं अपने आप को उसकी माँ के रूप में देखने लगी थी। भाभी को तो वैसे भी लड़की नहीं चाहिए थी। फिर अचानक उनका मन क्यों बदल गया?
मैंने तय किया आज के बाद मैं किसी भी बच्चे को गोद लेने का नहीं सोचूंगी, किसी से इतना प्यार नहीं करूंगी, किसी पर इस तरह अपनी ममता नहीं लुटाऊंगी। जो चीज़ मुझे भगवान ने नहीं दी वह मुझे भाभी क्या देती। एक दिन भाई हम लोगों ने मिलने आए। मेरी हालत देखकर वे बहुत दुखी व शर्मिंदा हुए। चलते समय मुझे सीने से लगाकर बोले, मैं तो तुम दोनों से क्षमा मांगने लायक भी नहीं रहा। जल्दी से ठीक हो जा, नहीं तो मैं अपने को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गौतम के जोर डालने पर मैंने एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। स्कूल से आकर शाम तक मैं गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती, शाम तक व्यस्त रहती। गौतम का प्यार मेरे लिए काफ़ी था। मैंने बच्चे के बारे में सोचना छोड़ दिया था। इस घटना के 1 महीने बाद ही माँ चल बसी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर वह ये सदमा सह नहीं पाई। मैं और गौतम माँ के अंतिम दर्शनों के लिए गए। बाहर वाले कमरे में उनका पार्थिव शरीर रखा था। हम वही माँ के पास बैठ गए। माँ के शरीर को गाड़ी में रख दिया गया। हमने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। उनके जाते ही हम भी वहाँ से चले आए। 2 साल पहले पापा अचानक हार्ट फेल के कारण हमें छोड़कर जा चुके थे। माँ के बाद हमारा संबंध उस घर से हमेशा के लिए समाप्त हो गया। माँ को गए 2 साल बीत गए थे। मैं और गौतम दोनों ही बच्चे के बिना रहना सीख गए थे। हालांकि भाभी की कई बातें आज भी हमें मेरे कानों में गूंजती थी। भाभी ने उसके बाद कभी फ़ोन नहीं किया और ना ही मैंने। भाई से फ़ोन पर बात हो जाती थी। कभी कभी वह आकर हमसे मिल भी जाता था। हमें लखनऊ बुलाने की वह कभी हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने कभी उससे गुड्डे के बारे में कोई बात नहीं की और ना ही उसने। एक रात हम सोने जा रहे थे कि दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पापा जी के साथ माँ जी खड़ी थी। उनकी गोद में एक बड़ी बड़ी आंखों वाली गोल मटोल प्यारी सी करीब 6 महीने की बच्ची थी। उसे देखते ही गोद में लेने को मेरा मन बेचैन हो उठा। मैंने उत्सुकता से पूछा, ये कौन है? तब तक गौतम भी वहाँ आ गए। माँ बोली, मेरे चचेरे भाई की पोती है। उनके बेटे बहू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। भाई का एक ही बेटा था, उसे भी भगवान ने छीन लिया। वह तो इस उम्र में इसकी देखभाल नहीं कर सकते। वह चाहते थे कि इसकी मौसी इसे कानूनी तौर पर गोद ले ले। मौसी भी तो माँ जैसी ही होती है। वह तो तैयार थी, पर उसके पति वे ससुराल वाले नहीं माने। मैंने भाई को सलाह दी कि वह इसको कानूनी तौर पर तुम लोगों को गोद दे दे। बच्ची को माँ बाप मिल जाएंगे और तुम लोगों को औलाद का सुख। मैंने माँ से बच्ची को लेकर सीने से लगा लिया। मेरे बरसों का सपना आज पूरा हो गया था। मैं एक प्यारे सी बच्ची की माँ बन गई थी। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट और शेयर करके अपने सुझाव ज़रूर शेयर करना और मेरी इस कहानी को लाइक करके मेरे चैनल पारिवारिक कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।